हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस पाइथन बुक की, जो कि प्रीति अरोड़ा ने लिखी है। प्रीति अरोड़ा के एडिशन से है लिखी है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके पहले चैप्टर की बात करते हैं। मैं बताता हूँ कि जैसे मैं पढ़ाऊँगा ना वैसा यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस देखी। उनने पता है क्या किया है, उनने बिल्कुल ऊपर से बताया, दूसरी वीडियो नहीं देख के बताते हो, अपने मन से बताते हैं वो लोग, और मन से मतलब कहीं और से देखकर बता देते हैं, और वो इतना मोटा मोटा बताते हैं कि जिसमें मेरे नहीं लगता है बस। और मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो बुक में से ही आएगा एग्जाम में, और जो बोले क्या होगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर। और जो आज एक चैप्टर पढ़ा हूँ मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, क्योंकि चैप्टर 28 पेज का है। तो इसमें कम से कम 30, 40, 45 टॉपिक तो आराम से होंगे, ज़्यादा ही होंगे। और आज हम तो देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है वो दो इसका मैं बताता हूँ क्या है कंप्यूटर। मतलब पहले समझते हैं कंप्यूटर क्या होता है, फिर समझेंगे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे अपन पहले। फिर तो मैं आपको कंप्यूटर बताता हूँ। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यही है इसकी डेफिनेशन कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस फिर कोई इनपुट देते हैं आउटपुट देते हैं, बस यही है। और फिर क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन इस पूरी को समझते हैं कि क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो है ना इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो एक साथ वर्क करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप बुक खोल के रखना, आपको हम सब बुक में से पढ़ाऊंगा, एकदम टॉपिक वाइज चलेंगे अपन। तो अब मैं आपको थोड़े से टॉपिक भी बताता हूँ, थोड़े टॉपिक, तो वो भी आप अपनी जो बुक है वो उसमें लिख सकते हैं। तो मैंने लिख के रखा है इसमें कंप्यूटर इज एन इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू गिव अ डिजायरेबल रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम वो होता है जिसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, उसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अपन इंट्रोडक्शन तो यही क्लास पे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं पर कुछ बता दिया। और यहाँ पर है फिर कमिट टू मेमोरी। जो बुक में लिखा है कमिट टू मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट्स एंड डिस्प्लेस द आउटपुट टू द यूजर। हाँ, तो इसमें भी ये लिखा है कि जो कंप्यूटर है एक कमिट टू मेमोरी के बता वो इनपुट लेता है अपन से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपन से लेता है, और वो एग्जीक्यूट करता है और अपन को आउटपुट दे देता है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसका फ्लो चार्ट भी दिया है, और उसमें है यूं लिखा है, इसमें इनपुट है पहले, और फिर इनपुट को प्रोसेस करता है। पर जब ऐसे समझो कि अपन जैसे किसी प्रोग्राम दे जैसे अपन किसी प्रोग्राम देते हैं जैसे कि पाइथन में, तो फिर वो पहले अपन इनपुट दे रहे हैं जब अपन प्रोग्राम लिखते हैं तो, और फिर जब वो अपन उसको F5 से रन करते हैं तो वो प्रोसेस होता है। और आइडियली करते तो शेल में जब अपन उसको करते हैं कि एक्सिक्यूट, तब वो पहले इनपुट लेके प्रोसेस करके अपन को आउटपुट देता है। तो ये इतना आसान सा है, ठीक है, राइट में जाना। और फिर है बस ये इतना ही था। और मैं बताऊँ कि कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन थी, मतलब कंप्यूटर की मैं बता रहा था। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से बना है कंप्यूटर, जिसका मतलब है कैलकुलेशंस। ठीक, इतना बता हो गया। अब ना इतने जल्दी एक पेज कंप्लीट हो गया। अब है मतलब एक टॉपिक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स मतलब कंप्यूटर को इन्हें दो में डिवाइड करके रखा है। पहला तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मतलब जिसको अपन टच कर सकते हैं फिजिकली, और सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते, बस हार्डवेयर में वो सब आ जाता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, और बहुत सारी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस किसी भी बोल सकते हैं, और CPU। और सॉफ्टवेयर में जैसे कि अपन कोई भी एप्लीकेशन को ले सकते हैं। एप्लीकेशन को लेके जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं और या फिर कुछ भी, और व्हाट्सएप अपन इसको सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। बस ये इतना सा है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसफर करके एग्जाम में लिखिए ना, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले चैप्टर में आपको ही समझा दूंगा इसी पूरा। तो मैंने जैसे आपको IPO साइकिल, इसको ये वाली साइकिल बताई मैंने, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाली। आउटपुट को इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं IPO साइकिल। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि आउटपुट में वो इन्फॉर्मेशन देता है अपन को। तो फिर बस ये इतना ही तो IPO साइकिल। यहाँ पर अपने दो टॉपिक खत्म हो जाते हैं। फिर आता है इनपुट यूनिट। तो इन्होंने लिखा एन इनपुट यूनिट टेक्स
इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इन बाइनरी। हाँ, तो फिर ये अपन इसलिए जैसे मैंने आपको बताया वो जो से अपन से इनपुट लेता है और वो अपन का एग्जीक्यूट करता है। तो ये कि वो अपन से इनपुट लेके उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होता है, मतलब कंप्यूटर ही समझ पाता है, अपन को नहीं समझ पाता, अपन नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इनपुट ये होता है और आउटपुट अपन समझ सकते हैं। इसमें यही लिखा है देखो, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, बस इतना ही है। और बाइनरी को मैंने बताया जैसे आपको बाइनरी मैं दिखाता हूँ, मैं आपको बता दूँ जैसे बाइनरी है, बाइनरी फॉर्म जो 1 0 से 1 और 0, बस इन दोनों यही दोनों चल रहा है बाइनरी में। तो 1 0 को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, और इनमें ऑन ऑफ, हाँ ऑन भी है ऑफ भी। तो 1 को हम ऑन ऑफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्विचेस भी लिखा रहता है, 1 का मतलब ऑन और ऑफ का, 0 का मतलब ऑफ, ठीक है। ये बहुत आसान है, अपन ऑन ऑफ और हाई और वो भी है, हाँ हाई और लो भी है। अपन ये जो 1 0 है ना, अपन इनसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कभी कभी आपको ये भी देखने मिल जाएगा, यस और यस का मतलब भी 1, टू का मतलब 1, ऑन का मतलब 1 और हाई का मतलब 1। तो फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर दिया सीटीएम इनपुट यूनिट फैचेस द इनपुट एंड कन्वर्ट्स। ये इनने 10 बार लिखा है कम से कम, इनपुट ये इनपुट लेता है, वो इनपुट लेता है, कम से कम 10 बार है इस चैप्टर में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए और मैं बताता हूँ कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड होता है जिसमें अपन इनपुट देते हैं लिखकर और वो अपन आउटपुट देता है। डिस्प्ले पे जो अपन लिखते हैं वो लिखा जाता है, बस ये इतना ही। और माउस से सब प्रिंटेड जैसे अपन माउस से क्या होता है, प्रिंटर क्या कहते हैं इसको, पॉइंटिंग डिवाइस। हाँ, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है सिंपली, बस जिससे अपन की जो एरो को इधर से उधर कर सकते हैं कुछ सिलेक्ट करने के लिए। तो बस इतना ही लिखना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। फिर बात मिलता है। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन वो होता है जो जिससे अपन लिखते हैं कुछ भी, वो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अपने एक बैंक में कार्ड बनते हैं उसमें भी लाइट पेन का ही यूज़ किया जाता है। वो जो क्रेडिट कार्ड वाले सब में लाइट पेन का यूज़ किया जाता है, बस यही है। और इसमें एक फोटो सेल माउंटेड रहता है पेन शेप का, जैसे कहते हैं स्टाइलस, बस इतना ही, इतना याद करना जिससे ये लिखा है, आपने बुक खोल के रखिए तो। और फिर आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट, वो जो अपन OMR देते हैं ना, एग्जाम में दी होगी आपने कभी, तो फिर ये OMR मशीन रहती है जिसमें OMR डालते हैं और उसके आंसर वो डिटेक्ट करके अपन को बता देता है, बस इतना आसान है। और स्मार्ट कार्ड रीडर भी बस पर्सनल डाटा को ये स्टोर करके रखता है और ये यूज़ किया जाता है, तो जनरली पीवीसी का बना रहता है। और स्मार्ट कार्ड यूज़ होते हैं ATM में, आई कार्ड्स में, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स में, बस इतना है। और आगे बढ़ते हैं बारकोड रीडर जो लाइन्स रहती है किसी भी चीज़ पे पैकेट, आपने जनरली पीछे देखा होगा तो वहाँ पे लाइन्स लिखी रहती है, वो डिटेक्ट करते हैं बारकोड रीडर से। आपने वहाँ पर देखा होगा कभी स्मार्ट पॉइंट या टैक्स वगैरह कहीं पे भी करोगे तो आपने जरूर देखोगे कि वो लोग पैकेट के पीछे से डिटेक्ट करते हैं, एक मशीन रहती है उसको बारकोड रीडर कहते हैं और उनका प्राइस सब मॉनिटर आ रहा है इसी बारकोड रीडर से। और क्यूआर कोड रीडर होता है जो पेटीएम चलाते होंगे आप, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए और किसी के भी कुछ भी देखने के लिए अपन डिटेक्ट करके उसको करते हैं। और बायोमेट्रिक सेंसर वो रहते हैं जो कि जैसे अपन आपने KYC करवाई थी, कभी KYC में आपको थंब लगाना पड़ता है, तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम रहता है, बायोमेट्रिक से ही होता है, तो वो बायोमेट्रिक हो गया बायोमेट्रिक सेंसर से। टच स्क्रीन, मोबाइल आपकी टच स्क्रीन है तो बस ये टच स्क्रीन ये सब रहते हैं। और आजकल तो लैपटॉप की टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज जो भी रहती है टच स्क्रीन की, वो बस टच स्क्रीन हो जाता है। माइक्रोफोन बोलता है जो अपन जिसमें अपन बोलते हैं, ये तो आपको बहुत मालूम है, तो बहुत बेसिक सा दिया है, आगे आएगा ये तो बहुत बेसिक सही बहुत। माइक्रोफोन ऐसे लिख के आना, माइक्रोफोन अपन से इनपुट लेता है और वो जो आउटपुट स्पीकर में देता है ऐसे लिख के आना, इसको इंग्लिश में। और फिर आता है वेबकैम एक जगह भी कैमरा टाइप में होता है जिसमें अपन अपने आप को देख सकते हैं, और फिर जो कैमरे में अपन को डिस्प्ले करता है वो वेबकैम हो जाता है। और मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर ये जो रहता है ये एक
मैग्नेटिकली चार्ज्ड इंक से बनाया रहता है। ये अपन नहीं देख सकते, ये जैसे अपन किसी भी बैंक या और कहीं पे भी बैंक अकाउंट नंबर या कुछ भी रहता है उसमें अपन इससे ऐसे देखेंगे तो ये खुद डिटेक्ट करके अपन को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। यही जिससे माइक्रो भी कहते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर ये रहता है जनरली। और फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें लिखा है एन OCR अलाउज टू रिकॉग्नाइज स्कैन इमेजेस विद कंडीशन विद डॉक्यूमेंट्स एंड राइटेड डॉक्यूमेंट्स इन मशीन इनकोडेड टेक्स्ट। हाँ, जो इसमें लिखा है कि जो इमेज टेक्स्ट रहती है या फिर और कोई टेक्स्ट वो उसको कन्वर्ट करके मशीन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में। ठीक, बस इसमें इतना सही। और डिजाइन टेक्स्ट ये मैं पढ़ूँगी, ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है सब कुछ, ये लिखा है। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे अपन ब्रेन भी कह सकते हैं कंप्यूटर का। और इट गाइड्स डायरेक्ट्स कंट्रोल, ये सब डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के। और इसमें बहुत सारे वो आते हैं, इसके फंक्शन बता रहा हूँ। फंक्शन नहीं कह सकते अपन, इसके जो अंदर आते हैं वो है ALU, CPU और मेमोरी यूनिट। ALU क्या रहता है, अरिथमेटिक यूनिट, सॉरी लॉजिक यूनिट। तो ये रहता है जनरली, इसके अपन कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जनरली कैलकुलेशंस की पर्पज से यूज हो सकता है। तो फिर यहाँ पर जगह नहीं बची है, ठीक। इसमें अरिथमेटिक का प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कह सकते हैं अपन, और ऑब्लिक या स्लैश, ठीक है। तो जनरली इसके जो कैलकुलेशंस में काम आती है यही रहते हैं ALU में। और इसके लॉजिकल ऑपरेटर भी रहते हैं, ALU में भी आती है। इसके दो रहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स और ऑपरेशन से ही बात है। और तो फिर ये अरिथमेटिक का हो गया, और लॉजिकल का बताता हूँ, ये अरिथमेटिक का ले देता हूँ, ठीक है, समझ जाना। और लॉजिकल जो है यहाँ लॉजिकल जनरली नॉट एंड और ये सब आगे आप पढ़ोगे। इसके भी जो रूप बनते हैं इसके, मैं आपको बताऊंगा, वो सेकंड चैप्टर में है। नॉट और इसके तो आप आगे बढ़ोगे, इससे आप आगे बढ़ोगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी बस मैंने आपको इतना मोटा मोटा बता दिया है, ये लिख के आ जाएगा कि ये दोनों लॉजिकल और अरिथमेटिक से इसका वो रहता है, कैलकुलेशंस में काम में आता है अरिथमेटिक, और लॉजिकल ये सब लॉजिकल में ये सब आ जाता है। ये सब आपको पढ़ लिया, मुझे बोला नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में बस यही पूछेंगे अरिथमेटिक, बस ये लिखना। और सी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स द फ्लो, कंट्रोल यूनिट जो रहता है ना, इसको मत पढ़ो आप, जो कि ये लिखा है पूरा पैराग्राफ, इसको ना पढ़िए, आप लर्निंग केमिस्ट्री याद कर सकते हैं। इसमें बहुत आसान से दिया है, देखिए इसमें क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ द फंक्शंस लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेस, बस सॉरी इट कंसीडर्स इंस्ट्रक्ट्स ALU which operation is to be carried out। तो इसमें ये किया है जनरली, जो कंट्रोल यूनिट रहता है वो कंट्रोल करता है, सॉरी कंट्रोल करता है जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज और प्रोसेस कैसे होंगे। मतलब जैसे अपन इसको इनपुट देते हैं तो ये यही काम करता है कि उसको इनपुट का आउटपुट क्या देना है, कैसे प्रोसेस करना है। और स्टोरेज का भी यही काम करता है, रैम रोम स्टोरेज भी आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी जाओ, और इसी चैप्टर में भी। और it instructs ALU which operation is to be carried out, ये मैंने बताया लॉजिकल और अरिथमेटिक का, ये भी यही काम करता है कंट्रोल यूनिट की, कौन सा कब आ रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो फिर मेमोरी यूनिट तो बहुत आसान है। मेमोरी यूनिट आपको सुन ही समझ गए होंगे कि मेमोरी यूनिट मतलब स्टोरेज को कंट्रोल करने वाला है। और इसमें आ जाता है इसको पढ़ते हैं यूनिट, मेमोरी एज स्टोरेज यूनिट फॉर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। जैसे अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर उसका अपन एक्सटेंशन लिख के उसको सेव करते हैं, और डाटा भी यही स्टोर करता है मेमोरी यूनिट, ठीक। और इट इज कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU, ये CPU के द्वारा ही एक्सेस होता है, ठीक। इसमें यही भी है बस, और ज़्यादा आगे ही सब ये नहीं पढ़ता, मैं तो आपको बहुत आसान से बता रहा हूँ। ये क्या है ना, बढ़िया इतना
पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरी बुक में आपको ये इतनी मोटी बुक है, मैं आपको इसमें कम से कम होंगे 200-250 पेज, मैं आपको 100 पेज में इसको कंप्लीट करा दूँगा और आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हिंदी में एक बार समझिए और बस लेके आ रहा है। और फिर आगे ये 14-5 मिनट टॉपिक पे आ गया, फिर चलिए फिर देखते हैं रैम, फिर आता है रैम, इससे तो बिठा देता है, चलिए छोड़िए आगे। फिर आता है रैम क्या होता है, मैं ये सब नहीं पढ़ा, मैं एक तो बहुत मोटा बताता हूँ, मोटा भी वही जो आपको लिख के आना नहीं है एकदम वॉलेटाइल। इसमें तक मैं पहले को इसका इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। रैम क्या होता है, पहले रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। रैम ये एकदम पतली सी रहती है, ठीक, ये ऐसी कुछ दिखती है, यहाँ से पतली रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वॉलेटाइल रहती है, जैसे वॉलेटाइल रहती है पूरी, ठीक। जैसे बिजली गई तो ये पूरा अपना जो भी इसने स्टोर करके रखा होगा, अपन जो भी चला रहे होंगे इसका पूरा चला जाएगा, इस पूरा जो इसने जो भी स्टोर करके रखा होगा, जो भी अपन को जैसे अपन ने कुछ खोला होगा और अपन उस पर कुछ काम कर रहे होंगे तो पूरा इसका चला जाएगा बिजली गई तो, ठीक है। ये तो पहला बटन वॉलेटाइल हो गया, और इसके यही 2 भाग में डिवाइड है, DRAM डायनेमिक रैम और SRAM स्टैटिक रैम, इन दोनों का भी बताता हूँ। बस आपको वॉलेटाइल याद रखना है, रैंडम और आप इस लिखना है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, 1-2 मार्क्स का आता है, और 1-2 मार्क्स में से भी मैंने आपको बता दिया कि ये थिन रहती है और इसका फुल फॉर्म बता दिया, और वॉलेटाइल रहती है, वॉलेटाइल को बस मेन है और कुछ नहीं। और इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट क्या ना कि इसके 2 पॉइंट रहते हैं, SRAM और DRAM वो होता है, जैसे DRAM के तो वैसे DR1 आजकल और भी आ रहे हैं, DR1 DR2 DR3 ये भी स्टोरेज करने का ही काम करता है, कुछ ऐसा ही है, डायनेमिक रैम मतलब स्टोरेज का काम है इसका भी। तो आजकल जो चल रही है ना वो DR4 है, ठीक है। और फिर आता है SRAM, ये परमानेंट नहीं रहती है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहती है, और जो स्टैटिक रहती है ना वो परमानेंट रहती है। जैसे अपना डेट वेट है, आज डेट आप डेट देखोगे कि डेट जैसे आपने डेट सेट करी 5 साल के बाद देखोगे वो डेट वैसी रहेगी, वैसे नहीं मतलब चेंज होती रहेगी, जब आप देखोगे जौन सी डेट को वो वही डेट बताएगा करेक्ट एग्जैक्ट, ठीक। तो उसको अपन कह सकते हैं SRAM स्टैटिक रैम, ठीक। और फिर आता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का मतलब इधर लिख देना ROM, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है मैं बताता हूँ, ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली अगर चली गई, बिजली भी अगर चली गई ना तो फिर ये आपका जो आप काम कर रहे हो ना वो वहीं से स्टार्ट करने के देगा, जब बिजली आएगी वहीं से स्टार्ट करके देगा। इसका जो भी स्टोरेज रहता है, स्टोर जो भी रहता है वो गायब नहीं होता, वो रैम में क्या होता है पूरा गायब हो जाता है, ठीक। और ये एक इनबिल्ट रहता है, और इनबिल्ट और ये परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं था, और ये ROM परमानेंट नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट जैसे इसमें से नॉन वॉलेटाइल कुछ गायब नहीं है। और इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इन लोगों ने, देखो फ्रॉम EEPROM और ऐसे सही है ना। प्रोग्रामेबल रीडर ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, और इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक। और रीड ओनली मेमोरी, और इन 3 को डेफिनेशन से बताऊँ, बहुत आसान सी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें नहीं किया, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये जो रहती है नॉट चेंज, मतलब चीज़ नहीं होती, ऊपर बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि क्या है, ये नॉट चेंज है। ये पर जैसे वहाँ पर स्टैटिक है, स्टैटिक रैम क्या था SRAM, वो चेंज नहीं हो रही थी, वहाँ पर यहाँ पर PROM है, वहाँ पे इस रैम थी, इस ROM इस रैम हाँ, कि यहाँ पे PROM है। और EEPROM क्या होता है,
जो चेंज रहता है ना, जो डिफिकल्टी से चेंज होता है, उसको अपन EEPROM से ज़्यादा इसको मैं आपको गहराई में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मैं आपको ऊपर से बताऊँ ऐसे। और ये जो रहता है चेंज भी हो जाता है ईजिली से, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक। और इसके बाद आता है रैम रोम कैचिंग मेमोरी। कैचिंग मेमोरी को अपन डायनेमिक रैम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कैचिंग मेमोरी आता है तो डायनेमिक रैम क्या होता है, कैचिंग मेमोरी क्या होता है, तो दोनों ही रहता है, ठीक। कैचिंग मेमोरी इज स्मॉल मेमोरी डेटाबेस, हाँ ठीक, मैं नहीं पढ़ा, मैं इसको ऊपर से बताऊँ। कैचिंग मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी होती है जो ऑपरेट करती है फास्टर, जो प्राइमरी, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना है, ये प्राइमरी रहती है, कौन सी वाली प्राइमरी रैम जो रहती है ना, रैम प्राइमरी मेमोरी है, इससे ज़्यादा रहती है तेज अपनी कैचिंग मेमोरी, ये इससे ज़्यादा तेज रहती है, इससे ज़्यादा फास्ट कर सकती है, और स्टोर भी डाटा ये ज़्यादा कर सकती है, ठीक। और आज बताता हूँ बस कैचिंग मेमोरी में एक है, सिंस कैचिंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU and main memory, which make this data available to the CPU very quickly by sending the data CPU instead of memory के main memory, ठीक है। वही दिया है कि ये CPU और main memory के बीच में रहती है, और वहीं पे इसका सारा डाटा स्टोर रहता है। बस इसमें ज़्यादा नहीं है, कैचिंग मेमोरी में बस यही था, इतना याद कर लेना, इंग्लिश में इसको ट्रांसफर करें। और फिर आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में क्या है, बाइनरी डिजिट जो रहती है 1 बिट की रहती है, एक बाइनरी डिजिट 1 बिट, ये आपको याद करना पड़ेगा। और जो 4 बाइट और जो 4 बाइट रहती है ना, वो एक बाइट को बताऊँ पहले, एक बाइट रहती है वो 1 बिट्स की रहती है, और जो 4 बाइट रहती है वो 1 निबल की रहती है, 1 निबल। और आगे भी इसका और पे पढ़ेंगे आप सेकंड चैप्टर में। और एक के भी 1024 बाइट्स, 1 MB, ये तो आपके मोबाइल तक है, 1000 GB, 1 GB तक तो आपके मोबाइल में ही है, ठीक। और फिर 1 TB, PB, EB, ZB, YB, ब्रोनो बाइट, DIO टाइप, ये सब आपको याद करना पड़ेंगे, ये सब ठीक याद करना है बस। और फिर आता है आउटपुट यूनिट में वीडियो मॉनिटर, VDT मॉनिटर, इनको एक ही बोलते हैं, मतलब एक ही चीज़ रहती है, वीडियो VDT। और ये एक मॉनिटर डाउनलोड अपने नाम है स्क्रीन और डिजिटल प्रोजेक्टर, अपन इसको स्क्रीन या डिजिटल प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। दैट इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक। और ये कॉमनली डिस्प्लेइंग आउटपुट है, कॉमनली है ये, कॉमनली बस जो कंप्यूटर में अपन इंफॉर्मेशन है वही है, टीवी की तरह है, जैसे समझ लो, ठीक। और LCD क्या रहती है, LCD जो अपने घर में भी लगी रहती है आजकल, LCD और LED का ही चल रहा है। पहले जो डिब्बे वाली टीवी आती थी, डिब्बे वाली 10 का ही बस, है ना। और आजकल इतनी पतली टीवी आने लगी, इतनी पतली, इससे पतली, ठीक। LCD का फुल फॉर्म रहता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये क्रिस्टल से चलती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का मतलब लिक्विड भरा रहता है इनके, जो LCD रहती से LCD से चलती है टीवी। और LED क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, और ये लाइट से चलती है, इसके जो नीचे रहती है, और यहाँ पे LEDs लगी रहती है, यहाँ इधर पे, ठीक है। इधर से यहाँ पे डिस्प्ले पे अपन को लाइट के थ्रू डिस्प्ले होता है, वो उसमें LED में, ठीक। और ये लाइट वेट रहती है, और वो भी लाइट वेट ही, स्मॉलर है लाइट वेट, ठीक। और जो LCD का बता रहा था मैं, जो LCD है वो भी स्मॉलर और लाइट वेट है, लेकिन और वो CRT मॉनिटर, मतलब जो VDU और VDT मॉनिटर है ना, उसके कंपेयर में लाइट वेट रहती है, और ठीक। और OLED क्या रहती है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच ग्रोस व्हेन, हाँ ये जो OLED है, OLED का फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है तब वो डिस्प्ले करता है, उसे कहते हैं OLED, ठीक। और जान नहीं पड़ा है, बस इतना नहीं। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर वो रहती है जहाँ पे हम कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं, बस इतना। ये तो बहुत प्रिंट आउट करवाते हैं, बस ये बहुत बेसिक ये था ना। डॉट प्रिंटर क्या होता है, ये जो प्रिंटर है ना, ये डॉट्स में प्रिंट निकालता है किसी भी चीज़ का,
बस इसमें भी यही था। और यहाँ पर दिस प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर बाय स्टिकिंग एंड इंक सोक्ड रिबन। ये इसका डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं। ये एक इंक रहती है, इंक का रिबन रहती है, उससे प्रिंट करता है ये, ठीक। बस इसमें इतना ही करना है। और फिर आता है इंकजेट बबल जेट प्रिंटर्स। वो क्या होता है? एंड इंकजेट प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लो कॉस्ट प्रिंटर। ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है, और बहुत कॉमनली यूज करते हैं इसे। और इट यूजेस द टेक्निक ऑफ स्प्रेडिंग क्विक ड्राई इंक ऑन पेपर। हाँ, और ये जो रहते हैं ये कोड में भी यूज होते हैं। हाँ, ये ड्राई इंक ऑन पेपर, ये जो लॉस या कुछ भी लिखना होता है तो इंक से खुद ही छप जाते हैं। अपन जैसे टाइप करते रहते हैं और खुद छप जाते हैं। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, दोनों ऐसे ही। और लेजर प्रिंटर क्या होते हैं? These printers are laser technology to produce printed documents। लेजर प्रिंटर वो रहते हैं जैसे कि आप कहीं से भी प्रिंट करवाते हो अपनी के कुछ भी मोबाइल में से या फिर कुछ भी किसी में भी, वो एक ग्रीन कलर की लाइट आप जो गायब होगी कहीं पर भी, एक ग्रीन लाइट, एक उनके पास मशीन रहती है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से ग्रीन लाइट जाती है न्यू और वहाँ पे अपना प्रिंट हो जाता है सब कुछ। तो वही है, बस लेजर प्रिंटर वही होती है। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर भी वही है, जब जैसे अपन माइक पे, मैंने आपको बताया था स्पीकर, जैसे अपन माइक पे इनपुट देते हैं वो आउटपुट लेते हैं, स्पीकर आउटपुट लेते हैं। और ये लिखा है इसमें भी, और ज़्यादा रखिए। Plotters क्या होता है? Plotters are the output devices that are used for producing good quality images and drawings। ये भी एक गुड क्वालिटी से प्रिंट करने वाला है, प्रिंटर्स रहते हैं, और ये लार्ज साइज पेपर को प्रिंट करते हैं, ठीक। और जो अपने पास लेजर प्रिंटर है ना, वो छोटे से साइज में A4 साइज या फिर उसमें प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। और सेकेंडरी मेमोरी, जो मैंने आपको भी बताया था, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, ये सब, ठीक। तो फिर सेकेंड अब आता है सेकेंडरी मेमोरी फॉर यूज फॉर बैकअप के लिए यूज होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसमें अपन आगे बताते हैं उसका, इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब इसमें कुछ होता है। फिर पहले आता है इसमें हार्ड डिस्क इसे नॉन वोलेटाइल हाई कैपेसिटी स्टोरेज। इसमें अपन ज़्यादा स्टोरेज इसको इसमें डाल सकते हैं। और इसके भी 3 रहते हैं मेनली, इसमें इसकी 3 मैंने आपको टेबल बताई थी आगे, जैसे इसकी स्टोरेज रहती है कम से कम 1 गीगाबाइट टू 7 टेराबाइट, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट में कितना आता है? इधर पे होगा 1 गीगाबाइट 1024 MB से, डिस्क्रिप्शन तो बता रहा हूँ, ठीक। और 7 टेराबाइट्स में, जितना भी टेराबाइट है, ठीक है, आप भी पीछे करके देख सकते हैं पेज। और डाटा इज स्टोर्ड ऑन द प्लैटर्स इन ट्रैक्स, सेक्टर्स एंड सिलेंडर्स। इसका जो डाटा स्टोर होता है वो सिंपली ट्रैक्स, सेक्टर्स और सिलेंडर्स में के थ्रू होता है डाटा स्टोर। हार्ड डिस्क कुछ इस तरह दिखती है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। और ये तो खुली है इसकी डाटा डिस्क, ये बंद रहती है वैसे तो, और ये CPU मॉनिटर के अंदर रहती है, मतलब कंप्यूटर या CPU के अंदर रहती है अपनी जनरली। और फिर आता है अपन ट्रैक क्या होता है? ईच प्लैटर इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड रिंग्स कॉल्ड, एक जनरली कॉन्सेंट्रेटेड रिंग्स का बना रहता है, उसमें ट्रैक्स का वो रहती है। और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स ऑन ईच प्लैटर, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स रहते हैं और हर एक प्लैटर पे। और ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ सेक्टर्स व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। यही है इसका बेसिक यूनिट जहाँ पे स्टोर रहती है स्टोरेज। और सेक्टर क्या होता है? ईच सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 इनटू सेक्टर्स दैट एक्चुअली स्टोर द डाटा। जी, हर एक ट्रैक है ना, अभी ट्रैक का बड़ा रह जाता है, ये सेक्टर में आता है ट्रैक, ठीक। हर एक सेक्टर में हर एक ट्रैक में सेक्टर, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड, हर एक ट्रैक डिवाइड रहता है सेक्टर में, ठीक। और वहाँ पर ही स्टोर रहती है स्टोरेज सेक्टर के अंदर। और अ सेक्टर एज अ होल होल्ड्स 512 बाइट्स ऑफ डाटा, 512 बाइट इतनी स्टोरेज ये इसके अंदर स्टोर कर सकता है। और cylinder consists of set of tracks described by all the heads on 7 platters at single C position. Each cylinder is equal descent from the center of the base। ये जो सिलेंडर रहते हैं ना, वो सेल रहते हैं ट्रैक्स के, और अलग अलग प्लेटर्स हैं, ठीक। और उसमें भी
बस यही है, इसमें भी स्टोरेज रहती है स्टोर। और फिर आता है अपने पास ब्लू-रे डिस्क। अब ब्लू-रे डिस्क इज अ हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क मीडियम डेवलप्ड फॉर रिकॉर्डिंग, राइटिंग एंड प्लेइंग बैक हाई डेस्टिनेशन वीडियो। तो इसमें ब्लू-रे डिस्क हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क मीडियम डेवलप रहती है, जिसमें रिकॉर्डिंग, वीडियो कैप्चरिंग और जो मैं कर रहा हूँ ब्लू-रे डिस्क के थ्रू हो रहा होगा, मोबाइल में मिल लेती है, ठीक। और जो इट वॉज डिजाइन टू बकवास ठीक। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी क्या रहती है, जिसमें अपन डीवीडी प्लेयर में डालते हैं सीडी और वो अपन डिस्प्ले करवाते हैं कुछ भी जो उसमें डिस्प्ले सीडी के अंदर रहता है, बस वही सीडी रहती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और मैग्नेटिक टेप्स जो अपन कैमरा रहते हैं उसके अंदर जो पहले के कैमरे आते थे 1920 बहुत पहले के, उसके अंदर डली रहती थी कैमरे की रील उसके अंदर कैमरे की रील लगी थी, उसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप। और डीवीडी क्या रहती है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस। ये भी स्टोरेज डिवाइस की मतलब इसमें जैसे अपन रिकॉर्डिंग वीडियोस करी होगी कुछ वीडियो इसमें स्टोर होती है। और इट कैन बी रिकॉर्डिंग ऑन वन और बोथ साइड्स। इसमें दो साइड्स रहते हैं सीडी के, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पर एक में होता है स्टोर, यहाँ पर दोनों साइड पे भी स्टोर हो जाता है, ठीक। और इसकी कैपेसिटी रहती है 4.7 GB या 8.5 GB तक। और ये भी अपन को डिस्प्ले कराने की काम करता है, डीवीडी भी सीडी की तरह ही, मतलब उससे बहुत ही अलग रहती है, लेकिन बात दोनों का थोड़ा सेम ही रहता है। और फिर यूएसबी पेन ड्राइव रहती है। पेन ड्राइव जो अपन किसी भी कुछ भी अपन उस पर डाल सकते हैं, कुछ भी स्टोरेज या फिर उतना कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, वही रहती है यूएसबी, आप तो समझ गए होंगे, है ना। मेमोरी कार्ड्स जो अपने मेमोरी कार्ड्स बहुत सारे का आता है, 32, 64 ऐसे 128 GB ऐसे का भी आता है। मेमोरी कार्ड सिंपली मेमोरी को स्टोर करने का काम करते हैं, बस जब मेरे सॉन्ग्स रहते हैं उसको स्टोर करने का काम इसका है मेमोरी कार्ड का। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स ये मैंने बताया था शायद, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वैसे यहाँ पे लिखा भी था शायद, हार्डवेयर जो है आप बताइए सब कुछ, ये भी वही हार्डवेयर जिसको अपन टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जिसको अपन टच नहीं कर सकते। और यहाँ पर टाइप दिए हैं सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक। अभी इसको पढ़ना है कि नहीं, इसके आगे है क्या, हाँ इसके आपको पढ़ना नहीं है, इसके अभी आपको टाइप्स पढ़ने हैं बस, ठीक। और सॉफ्टवेयर, अच्छा इसके अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी रहती हैं टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के भी अंदर इसके टाइप्स हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इसकी कोई टाइप नहीं, ठीक, बस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं इसके। और फिर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। और जो जब मैं आपको 4 नाम बताया उसके अंदर के भी हैं, और बस उसके अंदर का मैं बताऊँ, उसके अंदर का बस लैंग्वेज ट्रांसलेटर और मेन टाइप्स उसके अंदर का भी। और ये फिर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिफ्राजेमेंटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप यूटिलिटी, प्रोग्रामिंग टूल्स, बस इसमें आपको टाइप्स याद करने हैं, ठीक। यहाँ पर बहुत सारी बात बता दिया मैंने आपको। और मैंने आपको भी 10 पेज कवर करवा दिए, ठीक है। और ये चैप्टर 19 पेज का है, मतलब 20 पेज का, आगे क्वेश्चन आंसर उसका बाकी वो सबको मिला के मैंने 28 पेज बोला था। तो फिर अब आपको मैंने 10 पेज करवा दिए हैं, और आगे के मैं 9-10 पेज और बचे, बस 9-10 पेज आगे की मैं इस पर पार्ट 2 बताऊंगा। ये बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई है और मैं थक गया हूँ, तो फिर एक लाइक बनता है प्लीज़, और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक। और इसकी जो अगली वीडियो आएगी ना वो टाइमर से रिलेटेड रहेगी, इसकी अगली वीडियो, हाँ। और ये इसका पार्ट 2 में परसों ना तक क्या हुआ, हाँ, बहुत थक गया। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, थैंक यू।